Hello everyone. So we will start with class 11 chapter first, some basic concepts of chemistry. This is what the chapter first. And what are some basic concepts? Basic concepts mean the most general sentences or most general values that we need to know about any subject. किसी भी subject को जानने के लिए उसकी general या basic चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. तो केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए फर्दर चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी हैं दैट विल मैटर आर first of all the matter. What is matter? Next, mixtures, substances, types of substances, then SI system, then Kelvin scales and temperature scales, scientific notation, significant figures, chemical combination laws, chemical philosophy, general terms, then certain formulae and other basic measurement units. So we need to know all about them. Our first topic will be matter. What is matter? Any materialistic thing that occupies space is called as matter. कोई भी मटेरियल जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, लाइक एनी चेयर, टेबल, बेड और डस्टर, चॉक, पेन, एनीथिंग लाइक दैट विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर. नाउ मैटर तीन फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैस को गैशियस भी बोल सकते हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सॉलिड्स, हम इस कंटेनर में देख रहे हैं सॉलिड्स के. इस सॉलिड कंटेनर में, सॉलिड्स के कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास हैं और हर जगह पे सेम क्वांटिटी में हैं. दैट इज सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं और ऑर्डरली फैशन में अरेंज्ड होते हैं. ओके, so that's why they are called solids because they are arranged in orderly fashion. Like कोई टेबल है, उसके इस कॉर्नर पे भी पार्टिकल्स उतने ही होंगे जितने इस कॉर्नर पे होंगे. ओके, so that's what called uniformity or orderly fashion. ओके, so सेकेंड पॉइंट होता है नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इसमें सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम स्पेस है, सो दे कांट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं होती कि वो एक दूसरे से दूर जा पाएँ. सो दैट्स वाई वी विल कॉल नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नील फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. थर्ड पॉइंट होता है डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम या शेप ऑक्यूपाई करते हैं. लाइक मैंने बोला मेरे पास 2 kg पोटैटोज हैं, सो दे विल कम इन ए कंटेनर विच कैन एग्जिस्ट 2 kg पोटैटोज, जिसमें 2 किलो आलू आ जाएं, वही कंटेनर में यूज़ करूँगी. ओके, सो पोटैटोज इनकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एग्जिस्ट करते हैं ये. दूसरा इनका एक पर्टिकुलर शेप है, दे आर स्फेरिकल इन शेप. ओके, they have a spherical shape and they have a particular volume. That means solids have a definite shape and volume in which they exist. सेकेंड होता है, सेकेंड फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड्स. हम सेकेंड कंटेनर में देख रहे हैं लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े दूर दूर हैं. दे हैव इनफ स्पेस बिटवीन दैम. सॉलिड जितना, सॉलिड में बिल्कुल नहीं था, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा है. एंड दैट्स वाई दे कैन मूव फ्रीली. उनके पास थोड़ा सा स्पेस होता है सो दैट दे कैन ऑक्यूपाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ऑल्सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. शेप नहीं होता है, वॉल्यूम होती है. लाइकवाइज मैं कहूँ किसी कंटेनर में मेरे पास 1 लीटर पानी है, H2O, मतलब 1 लीटर पानी है, मतलब ये पानी की क्वांटिटी दी है 1 लीटर. 1 लीटर बाय वॉल्यूम पानी है मेरे पास. दैट मीन्स दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव डेफिनेट शेप. H2O का कोई शेप होता है? डू यू नो? मॉलिक्यूल ऑफ H2O नहीं बोल रही हूँ मैं, पानी की बात कर रही हूँ. पानी का कोई शेप होता है? नहीं होता. हम जिस कंटेनर में उसे रखेंगे, लाइक सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखूँ या फिर क्यूबिक कंटेनर में रखूँ, जिस भी कंटेनर में रखूँ वो उसी शेप में अपने आप को ढाल लेता है. ओके, दैट्स व्हाट अबाउट लिक्विड्स. नाउ वी विल कम टू गैसेस और gaseous particles. Best example of gas is air, the air around us. गैस वाले कंटेनर में हमें दिख रहा है यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड दे कैन मूव freely or very easily away from each other. That's why it is known here that particles are far apart from each other and very free and easy movement they can exist.
ऑल्सो दे नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप. हमें नहीं पता गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. अगर मैं 1 लीटर के कंटेनर में गैस को भर दूं तो वो 1 लीटर के कंटेनर में हर जगह दिखेगी, हर जगह मौजूद होगी. दैट्स व्हाट वी से दे डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. ऐसा नहीं है कि ये कंटेनर में नीचे नीचे जाके बैठ जाएगी या ऊपर ऊपर रह जाएगी, नहीं, ये पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी. ऑल्सो इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. जिस कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर के हिसाब से ये अपने आप को मेंटेन कर लेती हैं. सो इट इज़ वेल अंडरस्टूड व्हाट इज मैटर. मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. ऑल्सो इट हैज़ 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड्स में पार्टिकल्स का ऑर्डरली फैशन अरेंज होते हैं. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिल्कुल निल होता है. एंड थर्ड, उनके पास एक वॉल्यूम और शेप होता है. दूसरा, लिक्विड्स में पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर होते हैं बट सॉलिड्स जितने नहीं होते. सेकेंड, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कंसिस्टेंसी के हिसाब से मूव कर सकते हैं. थर्ड, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता. गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं. दे हैव वेरी फ्री एंड ईजी मूवमेंट फ्रॉम ईच अदर. ऑल्सो उनके पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं होता, ना ही शेप होता है. ओके, our next topic is mixtures. Next topic is mixtures. Now what are mixtures? Mixtures वो होते हैं जहाँ पे 2 substances या 2 से ज़्यादा substances मिलकर जब किसी एक कंटेनर में प्रेजेंट हो, they are called as mixtures. Mixtures can be of 2 types, homogeneous and heterogeneous. नाम से ही पता चल रहा है, homogeneous का मतलब homo, that means uniform, and hetero means non-uniform. Now what is uniform and non-uniform? मान लो सुगर सॉल्यूशन है आपके पास. होमोजीनियस का एग्जांपल है सुगर सॉल्यूशन. अगर मैं एक कंटेनर में सुगर सॉल्यूशन लेती हूँ और उसमें अच्छे से शक्कर को पानी में मिला लेती हूँ, अच्छे से शक्कर को मैंने पानी में मिला दिया. अब इस कंटेनर में से सुगर सॉल्यूशन जब आप यहाँ से पियोगे इस कोने से, एक सेकेंड, जब इस शुगर सॉल्यूशन को आप इस कोने से पियोगे तो भी वही स्वाद आएगा, या नीचे का बचा हुआ पियोगे तो भी वही स्वाद आएगा. और वी कैन से अबाउट एयर, किसी भी जगह की एयर में जाओगे तो भी आपको सिमिलर ही फील होगा एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज होमोजीनियस. दैट मीन्स दे आर यूनिफॉर्म एवरीवेयर. यहाँ भी वही टेस्ट है, यहाँ भी वही टेस्ट है, यहाँ भी वही टेस्ट है, यहाँ भी वही टेस्ट है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज homogeneous or uniform everywhere. Okay, next is heterogeneous. What are heterogeneous? Heterogeneous are when different components are observed and are not uniform. एक कंटेनर है आपके पास, उसमें आपने सॉल्ट और शुगर दोनों मिक्स कर लिया है, ठीक है. अब जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है, जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है वहाँ पे सॉल्ट का टेस्ट आएगा. जहाँ पर शुगर ज़्यादा है वहाँ पर शुगर का टेस्ट आएगा, है ना. सो दैट्स वाई दे आर नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म नहीं है वो हर जगह एक जैसे नहीं है. एंड दैट्स वाई वी विल कॉल देम एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ओके, ये भी दो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके, सॉल्ट एंड शुगर और साथ में ग्रेन एंड पल्सेस. सो इट इज़ वेल अंडरस्टूड हियर. व्हाट आर मिक्सचर्स? Mixtures are something when more than 2 or 2 substances are present in a single container. ये 2 तरह के होते हैं, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures when components mix together in uniform fashion, and when components don't mix together in uniform fashion, they are called as heterogeneous. Okay. Next is substance, or we should say pure substance. What are pure substances? Pure substances are those which have fixed compositions. एक particular composition है जो उनकी fixed रहती है और वो uniformly इसी composition में पाए जाते हैं. इसका best example मैं आपको दूंगी ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. ग्लूकोज का एग्जाम्पल दूंगी. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. यहाँ पे कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं. इसका रेशियो क्या बनेगा जब हम बनाएंगे तो? लेट्स मेक इट.
कट बाय 3, 3 कट बाय 2, 2 3 is a 6, 2 6 is a 12 and 2 3 is a 6 again. Now cut by 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3. That's how we will make it a fixed composition 1:2:1. आप कहीं से भी ग्लूकोज खरीदो, किसी भी कंपनी का खरीदो, उसमें जो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसी रेशियो के पाए जाएंगे 1:2:1. Okay, so that's what we called it as pure substances. They have uniformity all along. Now pure substances भी दो तरह के होते हैं. They are element. फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट का मतलब होता है कि सेम तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स, एक ही तरह के एटम के या एक ही तरह के मॉलिक्यूल के अलग अलग पार्टिकल्स. मान लो एक कंटेनर है और इसमें सिर्फ सोडियम के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. दिस विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट. ओके, नाउ प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकते हैं. कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड का मतलब होता है जब सेम कंटेनर में दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हों या उनके एटम्स हों. मान लो ये एक तरह का एलिमेंट है एंड सिमिलरली ये दूसरे तरह का एलिमेंट है. इन फिक्स्ड कंपोजिशन उन्हें बोलते हैं कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल वाटर. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया है, नीचे फिगर्स दिए हैं. ये प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के दिखाए हैं. एलिमेंट्स में देखो सारे स्ट्रक्चर जो हैं, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सारे ग्रीन हैं. कंपाउंड्स में दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक पर्पल और एक ग्रीन. मतलब मान लो पर्पल वाला फर्स्ट तरह का एलिमेंट है और ग्रीन वाला सेकेंड तरह, बट इट इज़ यूनिफॉर्म ऑल अराउंड. दोनों में फिक्स्ड कॉम्पोजिशंस हैं, मतलब ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं. देन नीचे मिक्सचर्स का भी डायग्राम दिया हुआ है. मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर के लिए, होमोजीनियस में पर्पल कलर के जो कंपाउंड, पर्पल कलर का जो एलिमेंट है वो होमोजीनियसली या यूनिफॉर्मली अलग अलग जगहों पे सिंगल पाया जा रहा है. और हेट्रोजीनियस में यही पर्पल कलर का कंपाउंड या एलिमेंट कम प्रोपोर्शंस में है. कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है. लाइक यहाँ पे कम था, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया. सो इट इज़ नॉट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन और इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल अलॉन्ग. इसलिए हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म होते हैं और होमोजीनियस यूनिफॉर्म होते हैं. ओके, इट इज़ वेल अंडरस्टूड नाउ. प्योर सब्सटेंसेस वो चीज़ें जो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में पाई जाती हैं. बेस्ट एग्जांपल इज ग्लूकोज. नाउ प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट में सेम एटम या सेम मॉलिक्यूल के अलग अलग पार्टिकल्स जिनकी सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ हों. और कंपाउंड्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन होके से एक ही सॉल्यूशन बनाते हैं या एक ही एलिमेंट बना रहे हैं तो वो कंपाउंड कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल वाटर. नेक्स्ट इज एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इंटरनेशनल और सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स. इट इज़ रिटन हियर इन बोल्ड लेटर्स, ब्लैक कलर. सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स. इन्होंने ये इंटरनेशनली 7 बेस यूनिट्स निकाली हैं. एक्चुअली ये एसआई सिस्टम इसलिए चलाया गया था कि अलग अलग लोकल एरियाज़ में अलग अलग यूनिट्स के नाम से वैल्यूज़ को जाना जाता था. जैसे कि लेंथ है, लेंथ को कई जगहों पे मीटर में नापते हैं, कई जगहों पे किलोमीटर में नापते हैं, कहीं पे सेंटीमीटर में नापते हैं, हेक्टेयर में एरिया नापते हैं. ये एरिया के लिए होती है यूनिट. मतलब अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो एक इंटरनेशनल लेवल पे अथॉरिटीज़ ने सोचा कि एक पर्टिकुलर ऐसा यूनिट होनी चाहिए जिसके नाम पर सारे इंस्टीट्यूशनल बुक्स में, एजुकेशनल बुक्स में सेम यूनिट से उस पर्टिकुलर वैल्यू को जाना जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, टू अवॉइड कंफ्यूजन. तो 7 बेस यूनिट्स उन्होंने निकाली. वैसे उन्होंने बहुत सारी निकाली हैं बट बेसिक यूनिट 7 है, जिसमें फर्स्ट है लेंथ. लेंथ जो होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं, देन उसकी SI यूनिट होती है मीटर एंड सिंबल होता है SI यूनिट का स्मॉल m. मास
स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम एसआई यूनिट होती है, सिंबल फॉर एसआई यूनिट होता है केजी। टाइम टी से डिनोट करते हैं, सेकेंड नेम ऑफ एसआई यूनिट होती है, और स्मॉल एस से डिनोट करते हैं सिंबल। इलेक्ट्रिक करंट आई होता है, सिंबल ऑफ क्वांटिटी, एम्पियर इसकी एसआई यूनिट होती है, एंड ए से डिनोट करते हैं हम सिंबल। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर टी क्वांटिटी होती है, नेम एसआई यूनिट का होता है केल्विन, सिंबल फॉर एसआई यूनिट होता है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, केमिस्ट्री में मेनली एन से डिनोट होता है, एसआई यूनिट इसकी मोल से डिनोट की जाती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केजी या ग्राम्स में नहीं नापा जाता है, हाँ कई बार आता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में केजी या ग्राम्स में, बट हम उसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन इसकी सिंबल ऑफ एसआई यूनिट होता है मोल, MOL। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी IV से क्वांटिटी इसकी सिंबल दिखाया जाता है क्वांटिटी का। एसआई यूनिट कैंडेला होती है, और सिंबल फॉर एसआई यूनिट होता है CD। नाउ अदर देन दिस, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए 3 अलग कॉमन स्केल्स इन्वेंट की गई थी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस में नापती है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में नापती है फ़ारेनहाइट स्केल, और केल्विन K से डिनोट किया जाता है। ओके, सो इट इज़ वेल अंडरस्टूड अबाउट SI सिस्टम। नेक्स्ट, now how we can convert Kelvin scale to Celsius scale or Celsius scale to Kelvin scale? It is given here, the formula is given here. अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में करना है या सेल्सियस से केल्विन में करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए पहले डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसी को यूज़ करेंगे, और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में करना है, केल्विन से सेल्सियस में, तो कैसे करेंगे? ये 273.15 को इस तरफ ले आएंगे, केल्विन minus 273.15 will give us temperature in degree Celsius. Okay, is it well understood? Now Fahrenheit scale, Fahrenheit scale से हमें सेल्सियस स्केल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो दिया है वो लिखेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस में जो हमें टेम्परेचर दिया है प्लस 32। दिस इज़ फार्मूला फॉर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है, इसमें करना है, तो क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है -32 होल मल्टीप्लाइड बाय 5/9। दिस विल गिव अस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। So we can come here, we can calculate temperature in any of those units. Also, if you want to calculate temperature from Kelvin to Fahrenheit or Fahrenheit to Kelvin, तो बहुत सिंपल चीज़ है। फ़ारेनहाइट से केल्विन में करना है तो फ़ारेनहाइट से पहले आप डिग्री सेल्सियस में करिए, फिर डिग्री सेल्सियस से जो आंसर आएगा उसको आप इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तब केल्विन में आप आंसर निकालेंगे। इज इट वेल अंडरस्टूड नाउ? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? एक सिंपल तरीका जिसके द्वारा हम किसी बड़ी से बड़ी या कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को छोटे से छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ लाइक दिस, n मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर स्मॉल n। यहाँ पे ये जो कैपिटल N होता है ये एक्चुअल वैल्यू होती है जो हमारी पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को मूव करने के कारण आई है, और 10 टू द पावर जो भी वैल्यू आती है हमारी 10 टू द पावर में एक्सपोनेंट में जो भी वैल्यू आती है वो अकॉर्डिंग टू ज़ीरोज़ आती है। मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है 232.58, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट को हमें लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाले पॉइंट को हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेके जाना है। कितनी प्लेसेस ले जाना पड़ेगा? 1 2 2 प्लेसेस ले जाना पड़ेगा। सो दिस विल बी 2.3258, ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं है, इस तरह से है पॉइंट, ठीक है। एंड यहाँ क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 2, क्योंकि हमने 2 प्लेसेस मूव कराई हैं इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। हमने 2 प्लेसेस लेफ़्ट मूव कराई हैं इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं यही 2 प्लेसेस राइट में मूव करा देती, मतलब 232.58 से अगर मैं राइट में मूव करा देती तो 232
58.0 हो जाता और इंटू 10 टू द पावर -2 लग जाता। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराते हैं पॉइंट तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आती है स्मॉल n की वैल्यू, और जब राइट हैंड साइड पे मूव कराते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आती है स्मॉल n की वैल्यू। इज इट वेल अंडरस्टूड? यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल n इज द एक्सपोनेंट एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली जो कैपिटल N है वो बेस होता है जो 1 से 10 के बीच में किसी भी वैल्यू को ऑक्यूपाई कर सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। एक पर्टिकुलर सर्टेनिटी के साथ जो मीनिंगफुल डिजिट्स हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई डिजिट दिया है आपको, मान लीजिए जो अभी पीछे दिया था 232 पॉइंट, यहाँ पे 058 लगा लेती हूँ मैं। यहाँ पे ये जो 0 है ये भी मान्य होगा, दैट मीन्स इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। अगर ये 2302 होता तो ये 0 भी वैल्यूएबल होता। अगर ये 2032.58 होता तो ये 0 भी वैल्यूएबल होता। अगर ये 0232.58 होता तो ये वाला 0 वैल्यूएबल नहीं होता। सो इन्हीं को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कौन कौन से फिगर्स या कौन कौन से नंबर्स वैल्यूएबल हैं। ये वाला वैल्यूएबल है, ये वाला है, ये वाला है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसलिए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन ये वाली वैल्यू में सिर्फ 5 हैं, 1 2 3 4 5। ओके, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे किसी भी डिजिट में, किसी भी वैल्यू में, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। मान लीजिए 232.58 था, इसमें सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो जीरो पहले डिजिट के, पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है, मान लीजिए 23258 और इसके पहले 0 आ रहा होता है, ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, प्रीसीडिंग। ओके, थर्ड पॉइंट इज 0 बिटवीन दी 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। कोई 0 जो एंड में आ रहा है इस तरह से, या फिर कोई 0 जो डेसिमल पॉइंट के राइट में आ रहा है इस तरह से, तो ये दोनों तरह के 0 सिग्निफिकेंट है। लास्ट वन इज ऑल नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। जो हमने साइंटिफिक नोटेशन अभी पीछे पढ़ा था, उसमें जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। दैट मीन्स साइंटिफिक नोटेशन में अभी हमने जो नंबर पढ़ा था ये वाला, इसमें ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट थे ना, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट लाइक दैट। एंड इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में 10 टू द पावर 2 था, इसमें ये नंबर भी सिग्निफिकेंट होगा। सो नाउ इट इज अंडरस्टूड सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, जो सर्टेनिटी के साथ अपना मीनिंग रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनके कुछ रूल्स थे दैट आई हैव कन्वेड यू। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। व्हाट आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस? देयर आर सर्टेन लॉज मेड बाय सर्टेन साइंटिस्ट अबाउट केमिस्ट्री एंड केमिकल्स एंड विच वी फॉलो नाउ ऑल्सो। और वो लॉज बहुत यूजेबल हैं और ज़रूरी थे, और हाँ है, ऐसे लॉज हैं, उन्हीं हिसाब से हमारी केमिस्ट्री चलती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज लॉज। फर्स्ट लॉ दिया गया था एंटोइन लेवोसियर के द्वारा, सर एंटोइन लेवोसियर के द्वारा। इस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मान लीजिए आपके पास पानी है H2O, सॉलिड फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में। इसे मैंने गर्म किया बर्नर से, ओके, मैंने इसे गर्म किया, ये आइस से लिक्विड वाटर में चेंज हो गया। देन और गर्म किया, लिक्विड वाटर से वेपर में चेंज हो गया। अगर मैंने इसको ढक कर रखा है तो ये वेपर से
वापस वाटर में चेंज होता रहेगा, फिर वापस वेपर में चेंज होता रहेगा और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बट इसमें से मास कहीं नहीं जाएगा। अगर मैंने 1 लीटर पानी या 1 लीटर आइस रखा था तो वो 1 लीटर ही रहेगा एट द एंड तक। नाउ सेकेंड लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन दिया गया था जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा, सर जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा। इन्होंने बोला है कि इसे किसी गिवन कंपाउंड में ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो कंपाउंड में एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन में ही कंपाउंड्स प्रेजेंट, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। लाइक दैट H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये इतने ही रहेंगे हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। अगर मैं 2H यूज़ करूँ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो मुझे H2O तो मिलेगा, लेकिन साथ में 1 ऑक्सीजन बच जाएगा ना, नेसेंट ऑक्सीजन टाइप। मतलब 1 ऑक्सीजन बचाना मंजूर है, बट इसमें यूज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये H2O2 हो जाए, नहीं, ये एक पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी तब ये बनेगा। परऑक्साइड तभी बनेगा जब एक पर्टिकुलर कंडीशन आप अवेलेबल कराओगे, नहीं तो वो H2O ही बनेगा। दैट मीन्स सेम प्रपोर्शन में ही एलिमेंट्स अपनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं किसी कंपाउंड में। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करेंगे, नहीं। नेक्स्ट थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। मान लो मेरे को आपने N2 दिया, साथ में O2 दिया, मैं क्वांटिटी नहीं बता रही, मान लीजिए ज़्यादा दिया, उससे NO भी बन सकता है, NO2 भी बन सकता है, N2O भी बन सकता है। तीनों कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तीनों कंपोनेंट्स हो सकता है तीनों बन जाएं, हो सकता है ये 2 ही बने, या ये 2 ही बने, या ये 2 ही बने। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी कंपाउंड बनेगा वो एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में ही बनेगा। ये वाले NO में क्या रेशियो बन रहा है, 1:1 में एलिमेंट प्रेजेंट है। ये वाले NO2 में 1:2 में प्रेजेंट है, और ये वाले N2O में 2:1 में प्रेजेंट है। सो ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ अलग मात्रा में बनेगा, ये कुछ अलग में बनेगा, या ये कुछ अलग में। जितना रेशियो इनके पास है उतने में ही ये बनेंगे। अगर यहाँ पे आते आते नाइट्रोजन कम पड़ जाता है तो ये नहीं बनेगा, हो सकता है O2 ही बचे आखिरी में। सो दैट वी विल कॉल एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये डेल्टन ने दिया था, सर डेल्टन ने। इसमें लिखा है states that if 2 elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. एक particular whole number के ratio में ये exist करते हैं, that is 1:1, 1:2, 2:1. Okay, is it clear? Now our fourth law is Gay-Lussac's law of gaseous molecules. ये Gay-Lussac, सर Gay-Lussac ने दिया था। इन्होंने कहा है कि जो भी गैसेस कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस्ड होती हैं उनका T/T रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, या ये रेशियो सिंपल रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स अगर मैं इनका प्रेशर बढ़ाती हूँ तो इनका टेम्परेचर भी साथ में बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर गैसेस एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। दैट वाज सेड बाय Gay-Lussac सर। ओके, देन our fifth law is about Avogadro's law. एवोगाड्रो लॉ दिया था एवोगाड्रो सर ने। इन्होंने बोला है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे आपका वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। तो मान लीजिए 2 गैसेस हैं, 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड 2 गैसेस हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर दोनों के सेम हैं तो फिर इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे फर्स्ट वाले के N1 और सेकंड वाले के N2, तो ये भी इक्वल ही होंगे, N1 N2 के बराबर होगा।
That's what called by Avogadro's law and said by Avogadro sir. Okay, पांचों लॉ क्लियर है यहाँ पे. First one was law of conservation of mass. That means matter can neither be created nor can be destroyed. ये एंटोइन लेवोसियर सर ने दिया था. Law of definite proportions. It was called that given compound always contain exactly same proportion of elements by weight. ये जोसेफ प्रोस्ट सर ने दिया था. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस डाल्टन सर ने दिया था कि दो एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. द masses of one element that combine with the masses of other element is fixed in the ratio of small whole numbers. फोर्थ लॉ गै-लुसैक सर ने दिया था गैसियस वॉल्यूम्स के बारे में. गै-लुसैक सर ने क्या बोला था? that gases combine or are produced in a chemical reaction. They do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Then Avogadro's law, Avogadro sir ने दिया था last, states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. Okay, now we will move to next slide. Our next slide is about new system of chemical philosophy. ये फिलॉसफी दी थी डाल्टन सर ने. डाल्टन सर ने एक लॉ भी दिया है. ये नेक्स्ट उन्होंने फिलॉसफी दी थी. इस फिलॉसफी के हिसाब से 4 रूल्स थे उनके या 4 स्टेटमेंट्स थे उनके, कह लो. फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. मतलब मैटर के अंदर अब ऐसे एटम्स होते हैं जो और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. दे कांट बी डिवाइडेड फर्दर. तो इनडिविजिबल एटम्स कंटेन्ड होते हैं मैटर में. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला था ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम, इसके ढेर सारे एटम्स हैं आपके पास, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये वाले एटम की प्रॉपर्टीज इस वाले एटम से अलग होंगी. ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. इन सब का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, इन सब का एंथैल्पी भी सेम होगी, इन सब का IE भी सेम होगा. एवरीथिंग विल ऑफ देम विल बी सेम. नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला था, नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एलिमेंट्स के एटम्स एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं. ये पीछे मैंने एक डेफिनेट प्रपोर्शन वाला जो लॉ था उसमें भी प्रूव किया था कि कंपाउंड ये N2O तब बनेगा जब 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल सिंगल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, एटम के साथ कंबाइन होंगे. एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होते हैं तभी N2O बनेगा. NO तब बनेगा जब एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन के साथ होगा. NO2 तब बनेगा जब एक नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन के साथ. दैट मीन्स इन अ फिक्स्ड रेशियो. फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला था केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स. मतलब मान लीजिए आपके पास 2H है प्लस O2 है. जब हम इसको केमिकल रिएक्शन में करके पानी में चेंज करेंगे या पर ऑक्साइड में चेंज करेंगे तो ये H2O2 हो जाएगा. दे विल रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स. ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएंगे. या H2O बनेगा तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ जाएगा. दे विल रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स. नाउ देयर आर सम बेसिक यूनिट्स that we will learn now. First of all, what is atomic mass unit? Atomic mass unit का मतलब होता है the mass exactly equal to 1/12 the mass of one carbon 12 atom. मतलब एक कार्बन 12 एटम है आपके पास, उसके मास का 12th भाग, 12th पार्ट इस वैल्यू के बराबर किसी एलिमेंट का जितना मास होगा, किसी भी एलिमेंट का, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का जितना मास होगा वो कहलाएगा उसका AMU, 1 AMU. ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट. अंडरस्टूड. सेकेंड उन्होंने बोला है मॉलिक्यूलर मास. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास. मान लीजिए आपके पास H2O है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 × 2
इसका मास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ से 16 + 2 विल बी 18। ये हो जाएगा मॉलिकुलर मास ऑफ H2, पानी का मॉलिकुलर मास। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, उनके एटॉमिक मास का सम इज कॉल्ड एज मॉलिकुलर मास। अगला बोला है मोल। मोल हम पढ़ चुके हैं SI सिस्टम में। मोल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर यूनिट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताती है। ये किसी भी एंटाइटी के फॉर्म में हो सकती है, मतलब इसका जो ग्रुपिंग है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, और कोई भी स्पेसिफाइड कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है। एक मोल में जितनी एंटाइटीज आएंगी वो बराबर होती हैं एवोगाड्रोज नंबर के। एवोगाड्रोज नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं Na से। Na से डिनोट किया जाता है, इसे एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, इट इज़ वेल अंडरस्टूड नाउ। केमिकल फिलॉसफी बाय डाल्टन, ये 4 स्टेटमेंट्स दिए थे इन्होंने। इंडिविजिबल एटम्स होते हैं मैटर के अंदर, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारे एटम्स की। देन कंपाउंड्स जो बनते हैं वो फिक्स रेशियो में बनते हैं, कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को। केमिकल रिएक्शंस में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। एटॉमिक मास यूनिट 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, 12 के बराबर जो एलिमेंट का मास होगा उसे एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। मॉलिकुलर मास किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम होता है। देन मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। Now we will move to next slide. It is about empirical formula और molecular formula. Empirical formula का मतलब होता है simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Simplest whole number ratio of various atoms present in a compound मतलब जैसे कि हमारे पास, मैंने एक कंपाउंड ले रखा है यहाँ पे ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये मॉलिकुलर फार्मूला होता है एक्चुअली, ये भी मैं बताऊंगी कैसे होता है। अब यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, अभी मैंने निकाला था इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3:6:3। इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 1:2:1 ये रेशियो बनेगा। इस रेशियो के हिसाब से जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 1 आ रहा है मतलब 1 कार्बन, 2 आ रहा है मतलब 2 हाइड्रोजन, और 1 आ रहा है मतलब 1 ऑक्सीजन। क्या बना, CH2O। ये कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स का बन रहा है, दैट विल कॉल्ड एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज मॉलिकुलर फार्मूला? मॉलिकुलर फार्मूला का मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो उसमें प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दिया है, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं वो सारे कार्बन हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। देन 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1 मोर इज 12, 12 हाइड्रोजन है। तो किसी एक मॉलिक्यूल में जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ अलग अलग एटम्स होते हैं उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है उसे बोलते हैं हम मॉलिकुलर। इज इट वेल अंडरस्टूड? ओके, now we will learn about some of the measurement quantities. First one is mass percent. mass percent से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमें ये पता है कि कोई भी सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है। एक होता है सॉल्यूट जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है सॉल्वेंट जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ओके, ये दो चीज़ों से कोई एक सॉल्यूशन बनता है।
अब मुझे अगर ये निकालना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है मास के हिसाब से, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज सॉल्यूट प्रेजेंट है मास के हिसाब से, तो वो कैसे निकालूंगी मैं, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट के मास को हम एम डी से, सॉल्यूट को हम डी से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास होगा, टोटल सॉल्यूशन का मास इनटू 100, इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंट और मास परसेंट। ओके, इज इट वेल अंडरस्टूड? नाउ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स में कैसे, देखो हमेशा से बता रही हूँ, सॉल्यूट को मैं बी से डिनोट करूँगी और सॉल्वेंट को ए से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताना है, मोल्स का सिंबल होता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा एन बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये फ्रैक्शन, ये होता है मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम काई बोलते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक्स बी निकल के आया है, अगर एक्स ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे इस तरह से और नीचे टोटल मोल्स आ जाएंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी, मेजरिंग क्वांटिटी इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉल एम से, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्यूट के मोल्स इन सॉल्वेंट केजीज में, हमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी लिखनी है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है पर केजीज में लिखनी है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये होती है मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में बस एक ही अंतर होता है, इसमें होता है मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट। मोलैलिटी और मोलैलिटी में बस ये एक ही डिफरेंस होता है, लीटर का एंड केजी का। ओके, नाउ इज इट वेल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स of some basic concepts of chemistry? Okay, I think I have tried my level best to make it understand. So thank you everyone, goodbye.